स्टूडेंट्स, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 10 हिंदी कृतिका भाग 2 के प्रथम अध्याय माता का अंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे, उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर अर्थात माता के अंचल पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, अर्थात भोलानाथ की बात की जा रही है। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यहाँ लेखक पूछना चाह रहा है कि वो अधिकांश समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता था, लेकिन अंत समय में जब उसे पाठ के अंत में जब उसे सांप दिखाई देता है तो वो सर्प से भयभीत होकर और माता के आंचल में छुप जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि अधिकांश समय पिता के साथ व्यतीत करने के बावजूद भी वो भय के वशीभूत होने के कारण पिता की शरण न लेकर माता की शरण लेता है? तो इसका उत्तर है, बच्चे को हृदय स्पर्शी स्नेह की पहचान होती है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। जब उसके ऊपर कोई भी विपदा या कठिनाई होती है तो उसे ममता और स्नेह की, प्रेम की आवश्यकता होती है। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस समय विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि माता के गोद में, माता के आंचल में ममता होती है, ममत्व होता है। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। इस कारण से वो पिता के पास अधिकांश समय व्यतीत करने के बाद भी उनके पास न जाकर विपदा के समय माता के पास ही जाता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर है, भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व शरारत के साथी हैं। अपने मित्रों को मजा करते देख, क्रीड़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर, सिसकना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भूल जाता है और उसी खेल की मस्ती में मग्न होने के कारण, बाल्यावस्था के स्वभाव के कारण खेल की मस्ती में मस्त हो जाता है और वो सिसकना भूल जाता है। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। पाठ में बहुत सारी तुकबंदी आई है जो वो सारे बच्चे एक साथ मिलकर गाते थे। तो वैसे तो ये जो प्रश्न है, ये प्रत्येक विद्यार्थी के अपने अपने जीवन के जुड़े हुए अनुभवों से है। सभी विद्यार्थी अपने जीवन में जो भी अनुभव जुड़े हुए हैं, जो भी तुकबंदी करते हैं, वो यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन बता सकते हैं मैं अपने अनुभव के आधार पर कि मुझे भी अपने बचपन के कुछ खेल और एक आध तुकबंदियाँ याद हैं कि जैसे भोलानाथ मिट्टी के दीपक की तराजू बनाया करते थे, उसी प्रकार से हम भी मिट्टी के दीपक के तराजू बनाते थे। लकड़ी की गाड़ियाँ बनाते थे, उसे चलाते थे। और तुकबंदियाँ भी काफ़ी हैं, तो ये बता रहे हैं एक दो कि जब गणेश चतुर्थी होती थी तो हम सारे बच्चे ग्रुप में एक साथ एकत्र होकर और गुड़धानी मांगने के लिए जाते थे। तो तब ये एक साथ ही गाते थे कि चथड़ा चौथ बादुड़ो ल्याय माई लाडूड़ो। ये राजस्थान में प्रचलित है। और जब एकत्र होते थे तो खेलते समय बोलते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। इसी प्रकार से आप भी
अपने बाल्यावस्था के जीवन से जुड़े हुए अनुभव यहाँ साझा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो उस समय खेल की सामग्री और इस समय खेल की सामग्री में काफ़ी अंतर है। तो उसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए यहाँ बात करते हैं। भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बना लेते थे। जो भी आंगन में वस्तु पड़ी रहती थी, जैसे उनके पिताजी के नहाने की वस्तु है, पूजा करने के सामग्री है, या फिर वैसे मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन हैं, उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी। ये इनकी क्रीड़ा सामग्री होती थी जिनसे वह खेलते और खुश होते थे। आज जमाना बदल चुका है, समय परिवर्तित हो गया है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहले स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता थी, इतनी रोक टोक नहीं थी बालकों पर। वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि परिवेश भी समय के अनुसार परिवर्तित हो गया है, इसलिए कुछ पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान या और भी कोई खेल हैं, उसके विभिन्न सामग्रियां, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम, मोबाइल आदि चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बिल्कुल भिन्न है, अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो जाती हैं। तो भोलानाथ जिन सामग्रियों से खेलते थे वो सामग्री आसानी से प्राप्त हो जाती थी और बिना किसी मूल्य के ही, जैसे पेड़ के पत्ते हैं, मिट्टी के ठेले हैं, दीपक, तराजू बनाने के लिए पुराने दीपक हैं। तो ये सारी चीज़ें सुलभता से और बिना किसी मूल्य के प्राप्त हो जाती हैं। परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। और पहले भोलानाथ के समय में बच्चे जो भी क्रीड़ा सामग्री से अपना मनोरंजन करते थे वो स्वयं निर्मित होती थी, जबकि वर्तमान में खेल सामग्री जो होती है वो स्वनिर्मित नहीं होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, फिक्स टाइम कर दिया जाता है कि ये टाइम खेलने का है, ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम सोने का है। अतः आज खेल में उस प्रकार की स्वतंत्रता या स्वच्छंदता नहीं होती है। तो ये अंतर था भोलानाथ के समय खेल सामग्री का और वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों, आपके हृदय को स्पर्श कर गए हो। कहने से तात्पर्य है कि मर्म स्पर्शी हो। तो जो मेरे मर्म को स्पर्श करने वाले प्रसंग हैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें से कुछ और हों जो आपके हृदय को स्पर्श करने वाले हों, वो आप लिख सकते हैं। पाठ में ऐसे कई प्रसंग आए जिन्होंने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया है। प्रथम है, रामायण पाठ कर रहे अपने पिता के पास बैठा हुआ भोलानाथ का आईने में अपने को देखकर खुश हो जाना, शर्मा जाना, और जब उसके पिताजी उसे देखते हैं तो लजाकर, शर्मिंदा होकर उसका आईना रख देना की अदा, ये जो कला थी ये बड़ी ही प्यारी लगती है। फिर दूसरा प्रसंग है कि बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, कि जब वो पिता उनके साथ मनोरंजन के लिए कुश्ती लड़ता है और झूठ मूठ ही शिथिल होकर बच्चे के बल को, शक्ति को बढ़ावा देता है और पछाड़ खा जाता है, स्वयं पराजित हो जाता है पिता। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। अगला प्रसंग है, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए समधी का बकरे पर सवार होना। कि बारात का स्वांग रचते हैं और फिर वो समधी जो बारात लेके जाते हैं वो बकरे पर सवार होकर निकलते। दुल्हन को लीवा लाना,
दुल्हन को जब वो लेकर आते हैं तो पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने ने पर सब बच्चों का भाग जाना, कि जब वो घूंघट उठाते हैं दुल्हन का देखने के लिए तो सारे बच्चे वहां से लज्जित होकर भाग जाते हैं। बच्चों के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग उनका बचपना झलकता है। चौथा प्रसंग है कि कहानी के अंत में भोलानाथ का माँ के आंचल में छिपना, कि जब वो भयभीत हो जाता है सर्प से तो वो अपनी माता का आंचल में छिप जाता है, उसकी ओट लेता है। सिसकना, माँ की चिंता करना, हल्दी लगाना, बाबूजी के बुलाने पर भी मन की गोद न छोड़ना, माँ की गोद न छोड़ना, मर्म स्पर्शी दृश्य उपस्थित करता है, अनायास माँ की याद दिलाता है। तो ये सारे प्रसंग थे जो रुचिकर लगते हैं, मर्म स्पर्शी होते हैं इस अध्याय में। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह से परिवर्तन दिखाई देता है? तो 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति और वर्तमान ग्रामीण संस्कृति में क्या क्या अंतर है वो अध्ययन करते हैं। प्रथम, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों का झुरमुट और ठंडी छांवों से घिरा कच्ची मिट्टी एवं छान का घर हुआ करता था 30 के दशक में। लेकिन वर्तमान में आज ज़्यादातर गांवों में पक्के मकान ही दिखाई देते हैं। तो वो आनंद कच्चे घरों में बैठने का, रहने का, खेलने का जो आनंद था, चारों ओर वृक्षों से घिरा हुआ जो घर था, गांव था, वो आनंद अलग ही है। लेकिन वर्तमान में अधिकांशतः पक्के मकान देखने को मिलते हैं। दूसरा अंतर है, पहले गांव में भरे पूरे परिवार होते थे, अर्थात संयुक्त परिवार होते थे, किंतु आज एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है। जैसे ही विवाह होते हैं, बहू घर में आती है तो एकल परिवार हो जाता है। पहले परिवार के 25 या 30 जितने भी सदस्य थे एक साथ बैठते थे, एक साथ भोजन करते थे, किंतु आज ये एकता देखने को नहीं मिलती है। आज एकल संस्कृति ने स्थान बना लिया है। अगला तीसरा अंतर है, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली आ गई है, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाने लगा है, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग किया जाने लगा है, और इसके अतिरिक्त विदेशी दवाइयों का भी प्रयोग किया जा रहा है घरेलू खाद के स्थान पर। चौथा अंतर है, पहले की तुलना में अब किसानों अर्थात जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी संख्या घट गई है। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। आज लेकिन गांव के लोगों में बनावटीपन झलकता है, अर्थात वो भी पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने लग गए हैं। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। जैसा कि इसमें वात्सल्यता प्रदर्शित हुई है। वात्सल्यता होती है कि वात्सल्य रस भी होता है, प्रेम भी होता है, कि वात्सल्य जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, जो संतान के प्रति प्रेम होता है, वह वात्सल्य होता है। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो आप अपनी यहाँ भावनाएं साझा कर सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके जीवन में माता पिता का लाड प्यार या वात्सल्यता किस प्रकार से हुआ है। ये विद्यार्थी अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर स्वयं करें। अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि वात्सल्य माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है, तो भोलानाथ के माता पिता का भोलानाथ के प्रति किस प्रकार से प्रेम व्यक्त हुआ है
उसको यह स्पष्ट करना है। माता का अंचल पाठ में माता पिता के वात्सल्य का बहुत सरस सरस मतलब रसयुक्त, आनंद युक्त और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने बाल्यकाल का वर्णन किया है। भोलानाथ के पिता के दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना, व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है, कि भोलानाथ की माता में भी वात्सल्यता भरी हुई है, ममता भरी हुई है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचाना, जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो ग्रास बना रही थी, तो अलग अलग पक्षियों के नाम पर बना रही थी और कह रही थी कि जल्दी से खा जाओ भोलानाथ, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और इतने में ही बिना समय को नष्ट किए ही वह उन सबको उड़ा जाता था, चट कर जाता था। तो भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। उसको भी भय लगता है, पीड़ा होती है अपने पुत्र को रोते हुए बिलखते हुए देखकर, भयभीत देखकर। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममतालु मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर स्वयं भी रोने लग जाती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। वैसे तो ये सटीक है माता का अंचल, लेकिन अनुभव के आधार पर अगर इसका कोई अन्य शीर्षक आपके मस्तिष्क में उभर रहा है तो वहाँ लिख सकते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यहाँ लिख रहा हूँ। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय पिता के साथ बीतता है। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, अर्थात पूरा का पूरा समय पिता के साथ व्यतीत होता है, और शीर्षक का नाम माता का अंचल लिखा हुआ है, इसलिए कुछ अटपटा सा लगता है। लेकिन कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बात समझ में आने लगती है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन अंत में विपदा के समय वो माता के पास ही आता है। परंतु जब वह सांप से डरकर माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया होती है वैसी प्रतिक्रिया या उतनी तड़प एक पिता में नहीं हो सकती। उस प्रकार की जो ममता है अपने पुत्र के प्रति वो एक पिता में नहीं हो सकती जैसे कि माता में है। ये प्रकृति से ही है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है, उदास है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है, होश हवास खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। उसके बाद तो बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का अंचल क्यों रखा गया है और ये क्यों उचित है। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान दिखती है, इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माँ की ममता। तो अगला प्रश्न है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को
कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरीके से व्यक्त करते हैं। तो इसमें प्रथम है, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ खेलने को कहकर वे अपने माता पिता से रो धोकर या जिद करके कुछ मांगते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ रहकर और उससे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार से भिन्न है। आपकी बाल्यावस्था का परिवेश और इस अध्याय के परिवेश में क्या अंतर है, ये पूछा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है उसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः ग्रामीण और आंचलिक जीवन पर आधारित है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है, 1930 के दशक की। तत्कालीन समय में बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था। उस पर पढ़ाई करने का आज जितना दबाव नहीं होता था जितना कि वर्तमान में होता है, क्योंकि प्रतियोगिता बढ़ गई है, शिक्षा का स्तर भी उच्च हो गया है। तो अब परिवेश समय अलग है। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं होते थे। वे घर की सामग्री को या फिर प्रकृति के जो भी वस्तुएं थे, उपादान थे, उन्हीं को अपना क्रीड़ा साधन बना लेते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। आज 3 वर्ष की उम्र होते ही बच्चों को नर्सरी में भर्ती करा दिया जाता है, स्कूल में बिठा दिया जाता है। आज के बच्चे वीडियो गेम, टीवी, कंप्यूटर, शतरंज आदि खेलने में लगे रहते हैं या फिर कोई भी अन्य खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या कार्टून आदि में अपना समय व्यतीत करते हैं। जबकि उस समय 30 के दशक में बच्चे जो हैं वो घर की वस्तुओं से या प्रकृति से ही अपना मनोरंजन करते थे, क्रीड़ा करते थे। तो ये इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तरपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।